हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम आरएमएस सैनिक स्कूल यूपी सैनिक स्कूल की जो हमने सीरीज शुरू की थी, उसी सीरीज में ये हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें कि हम जीके के जो भी क्विज रहेंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं वो प्रीवियस ईयर के भी होते हैं, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन है वो कुछ नए भी डाले जाते हैं जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए सहायक होंगे। ठीक है। ये जो लेक्चर है ये आपका यूपी सैनिक स्कूल के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, आरएमएस के लिए बहुत ही जो है उपयोगी होगा। ठीक है। तो अगर आप भी इस लेक्चर का लाभ उठाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखें, और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो सेशन शुरू करने से पहले सभी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। ठीक है। तो अगर कोई भी बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, तो इस महंगाई के दौर में, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो बहुत सारा, ठीक है, हज़ारों ढेरों सारा पैसा जो है आपसे ले रहे हैं। ठीक है। तो उन्हीं को राहत दिलाने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा जो पर्पस है शिक्षा का, यानी कि सभी तक जो है वो शिक्षा पहुंच पाए। ठीक है। तो सबसे बड़ी शिक्षा में जो बाधा आ जाती है वो पैसे की बाधा आ जाती है। ठीक है। इसीलिए हम उसी पैसे की बाधा को खत्म करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, वो मात्र 999 देकर, ठीक है, यानी कि 999 रुपये देकर आप हमारे कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो डेली आपकी 3 घंटे की क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रहेगी, और हर सैटरडे आपका मॉक टेस्ट रहेगा। ठीक है, जिसमें कि आपको सारा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से ले सकते हो। ठीक है, लाइव क्लास भी ले सकते हो। अगर किसी बच्चे के पास समय नहीं है तो वो रिकॉर्डेड सेशन भी ले सकता है। ठीक है। अगर कोई ऑफलाइन लेना चाहता है तो हमारे ऑफिस में विजिट कर सकता है। ठीक है। अगर कोई ऑनलाइन लेना चाहे तो इन नंबरों पर जो है हमारे से संपर्क कर सकता है। तो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है। आपका ऑप्शन है, ये इंडियन पूछा है, ठीक है, यानी कि हमें भारतीय बताना है। ठीक है। तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद और एस राधाकृष्णा। सो राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, यानी कि सी राजगोपालाचार्य हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने थे, जो कि 1948 से लेके 1950 तक रहे थे। ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आपको इंडियन ना देकर सिर्फ ये पूछ लिया कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो भाई वो लॉर्ड माउंट बेटन थे। ठीक है। तो ध्यान रखिए ये ब्रिटिश थे, बट हमें यहाँ पे इंडियन पूछा है, तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, वो बी आएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको पता ही होगा, ठीक है, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और डॉक्टर एस राधाकृष्णा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मानते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वन, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो हमारे पहले लॉ मिनिस्टर थे। और नेक्स्ट वन बात करेंगे हम कि दी आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय, यानी कि जो आर्य समाज था वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था। तो आर्य समाज जो फाउंड किया गया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में, ठीक है, फाउंड किया गया था। तो राइट आंसर जो आएगा वो यहाँ पे ए आएगा। उसके बाद हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी थी वो किन के द्वारा फाउंड की गई। आपके ऑप्शंस हैं गोपाल कृष्णा गोखले, एम जी रनाडे, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। सो राइट आंसर जो आएगा वो गोपाल कृष्णा कौन से आएंगे, गोखले आएंगे। ए इज द राइट आंसर। उसके बाद हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, यानी कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो किसने दिया था, तो वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, इसीलिए सी इज द राइट आंसर। उसके बाद इन विच ईयर डिड गांधी स्टार्टेड द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट, यानी कि पहला जो है मूवमेंट कब शुरू किया गया था। ठीक है। तो पहला उनका जो सत्याग्रह था वो 1917 में कौन सा किया गया था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जो था वो इंडिगो प्लैनेट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है शुरू किया गया था। चंपारण जो है वो बिहार में है।
एट प्रेजेंट टाइम। उसके बाद नेक्स्ट वन हम बात करेंगे, द मेंबर ऑफ द लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म, यानी कि जो लोकसभा के मेंबर हैं वो कितने समय के लिए अपने ऑफिस पे रहते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर और 3 ईयर। ठीक है, इसका जो आंसर है वो मैं आपसे लेना चाहूँगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यूज करते हुए आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बता देना है। उसके बाद द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, यानी कि जो लोकसभा का अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम एज कितनी पूछी गई होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं 25, 21, 18 और 35। सो राइट आंसर जो होगा वो 25 होगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद पिक आउट द डेट विच द न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, यानी कि जो भारत का संविधान था वो कब इफेक्ट में आया। तो भाई कब इफेक्ट में आया था, रिपब्लिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी को। ठीक है, तो इसमें तो सभी में 26 जनवरी दिया हुआ है, बट हमें ईयर भी ध्यान में रखना है। तो ईयर कौन सा है, वो 1950 है, इसीलिए बी इज द राइट आंसर। उसके बाद व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नेशनल मोटो कौन सा है। तो भारत का जो नेशनल मोटो है वो तो सत्यमेव जयते है, ये इज द राइट आंसर। ठीक है, तो भाई आप एक चीज मुझे और बताइएगा कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, वेयर अडॉप्टेड दी सत्यमेव जयते फ्रॉम द विच उपनिषद। ठीक है, तो आपने अपना जो आंसर है वो कमेंट में बता देना है, और साथ ही साथ भाई नंबर भी लिख दिया करो कि कौन से आंसर का आपने नंबर दिया है, आंसर दिया है। ठीक है, द मिनिमम एज ऑफ द वोटर इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया में वोट करने का एज है वो मिनिमम कितनी है। ठीक है, 15 साल, 18 साल, 21 साल और 25 साल। तो राइट आंसर जो आएगा वो 18 साल आएगा, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नोन एज ए फ्रंटियर गांधी, यानी कि किनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। सो राइट आंसर जो आएगा वो खान अब्दुल गफार खान आएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। उसके बाद विच सिटी इज नोन एज ए इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है, कौन सी सिटी को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोला जाता है, तो बेंगलुरु, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ इन द हाउस इन, यानी कि जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो अपनी जो बात है वो कौन सी लैंग्वेज में रख सकते हैं, इंग्लिश ओनली, हिंदी ओनली, इंग्लिश और हिंदी ओनली, इंग्लिश, हिंदी और मदर टंग। ठीक है भाई, वो इंग्लिश और हिंदी तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, बट वो मदर टंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मदर टंग का यूज़ करने के लिए उनको जो भी पार्लियामेंट के हाउस का प्रिसाइडिंग मेंबर होगा, प्रिसाइडिंग मेंबर इन द सेंस यानी कि अगर वो लोकसभा में है, ठीक है, तो लोकसभा का स्पीकर, अगर वो राज्यसभा में है तो राज्यसभा का स्पीकर जो है क्या करना होगा, उनसे मंजूरी लेनी होगी, तब जाकर वो क्या कर सकता है, मदर टंग में भी बात कर सकता है। उसके बाद वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि आईसीजे का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हेग, नीदरलैंड में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये यूएनओ की स्पेशलाइज एजेंसी है। ठीक है, 6 ऑर्गन में से एक है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, वो डी है। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकेम ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का मेंबर बनने की मिनिमम एज कितनी चाहिए। तो आपके ऑप्शन हैं 21, 25, 30 एंड 35। ठीक है, तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो एज चाहिए वो कितनी चाहिए, वो 30 चाहिए, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है वो भारत का पहला नेशनल पार्क था, इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो सी आएगा। उसके बाद व्हेन वाज द नेशनल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो यूएनओ था वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, जो यूएनओ था वो 24 अक्टूबर 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम एज ए यूएनओ डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो आंसर हमारा सी आएगा।
ठीक है, चलो आप मुझे एक कमेंट करके बताना कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, वेयर सिचुएटेड दी हेडक्वार्टर ऑफ दी यूएनओ। उसके बाद व्हेन वाज दी गांधी इरविन पैक्ट मेड, यानी कि जो गांधी इरविन पैक्ट था वो कब साइन किया गया था। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट जो था वो 1931 5 मार्च को जो है साइन किया गया था, क्योंकि 1930 में गांधी जी ने जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया था। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, तो गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसमें कि गांधी जी ने भी अपनी डिमांड, ठीक है, इरविन के आगे रखी थी, और कुछ डिमांडें जो है इरविन ने गांधी के आगे रखी थी। ठीक है, तो ये आप हिस्ट्री में जो है हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद फर्स्ट न्यूज़पेपर विच वाज पब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि पहला ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर था जो कि भारत में पब्लिश किया गया था। तो आपका राइट आंसर जो होगा दो बंगाल गैजेट था, इसको जो है पब्लिश किया गया था। डी इज दी राइट आंसर। उसके बाद हु रोट दी वेटिंग फॉर दी महात्मा। ठीक है, तो ये जो बुक थी वो किसने लिखी थी। तो ये जो बुक है वो आर के नारायण जी के द्वारा लिखी गई। सी इज दी राइट आंसर। उसके बाद व्हेन वाज दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश, यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, तो डब्ल्यू टी जो था वो 1 जनवरी 1995 में हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा सी राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगर डब्ल्यू की बात करें तो ये गैट को रिप्लेस किया था। पहले इसका नाम गैट था, यानी कि जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड टैरिफ। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म थी, तो उसको रिप्लेस करके क्या बना दिया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज नॉट लीड बाय द महात्मा गांधी, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो कि गांधी के द्वारा लीड नहीं किया गया था। ठीक है, अभी हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह गांधी के द्वारा किया गया था, इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा 1917 में, इसको भी काट दीजिए। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू किया गया था, ये भी गांधी के द्वारा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में किया गया था, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो हमारा निकल के आएगा आंसर जो है बी, यानी कि बहाबी मूवमेंट है, जो कि किसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट वन इज दी न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, यानी कि जो न्यूमिस्मेटिक्स स्टडी है वो काहे के लिए यूज की जाती है, यानी कि ये जो स्टडी है वो कॉइन्स की रिसर्च के ऊपर की जाती है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी इन विच ईयर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड, यानी कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन था वो कब पास हुआ था। ठीक है, तो ये 2005 में हुआ था, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी हु सेड द इंडिया सोल लिव इन द विलेज, यानी कि जो भारत की आत्मा है वो गांव में बसती है, तो ये शब्द किसके थे। तो ये जो शब्द थे वो महात्मा गांधी जी के थे। डी इज द राइट आंसर। उसके बाद विच ईयर डिड द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया, ठीक है, जो साइमन कमीशन था वो भारत में कब आया था। ठीक है, 1928 में आया था, इसीलिए इसका राइट आंसर ए होगा। बट साइमन कमीशन भारत में क्यों आया। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल सिचुएशन देखने के लिए भारत में आया था। ठीक है, भारतीय लोगों ने इसका बहुत जो है विरोध किया, लोग चला उठे साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। ठीक है, इसी के दौरान लाहौर में एक जब रैली निकाली जा रही थी तो लाला लाजपत राय जी की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का जो बदला है वो भगत सिंह के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, इसको जो हेड कर रहे थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। ठीक है, सो इसीलिए इसका जो नाम पड़ा वो साइमन कमीशन पड़ा। उसके बाद व्हेन वाज द डिमांड फॉर द सेपरेट पाकिस्तान इरेज्ड, ठीक है, यानी कि जो पाकिस्तान की डिमांड थी अलग की वो कब उठी। ठीक है, तो भाई 1940 में लाहौर सेशन हुआ था। ठीक है, उसमें ये डिमांड उठी कि हमने क्या करना है, अलग जो है हमें सेपरेट स्टेट चाहिए। ठीक है, जिसमें कि क्या बोला जाता है कि हमें टू नेशन चाहिए। नेक्स्ट वन इज दी विच
लॉ वाज कॉल्ड दी ब्लैक लॉ बाय दी गांधी, यानी कि कौन सा ऐसा कानून था जिसको कि काला कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भाई सॉल्ट लॉ तो गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है, ये तो आंसर में नहीं हुआ, बट रोलेट एक्ट था जो कि 1919 में आया था। ठीक है, इसको गांधी जी के द्वारा ब्लैक लॉ कहा गया था, क्योंकि रोलेट एक्ट ऐसा एक लॉ था जिसमें कि आपकी जो रिट है हैबस कॉर्पस, ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया गया था। यानी कि ना ही तो कोई वकील, नो अपील, नो दलील। ठीक है, कोई भी वकील नहीं, कोई भी अपील नहीं, सीधा किसी को भी उठाओ और जेल में डाल दो। तो ये होता है, रॉलेट एक्ट में बताया गया था। ठीक है, हंटर कमीशन जो भेजा गया था वो जलियांवाला बाग मैसेकर की इंक्वायरी करने के लिए भेजा गया था। बट यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो आएगा वो बी आएगा। उसके बाद बिटवीन होम वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ। ठीक है, तो उस पानीपत का जो पहला युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, 1526 में इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी का एक नेफ्यू था जिसका नाम था बहलोल लोदी, ओ सॉरी, दौलत खां लोधी। ठीक है, दौलत खां लोधी के द्वारा भेजा गया, बुलाया गया था बाबर को। ठीक है, तो उसके बाद फिर युद्ध होता है जिसमें कि इब्राहिम लोधी हार जाता है और बाबर आगे चलकर, ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है इंडिया में। ठीक है, तो नेक्स्ट वन बात करेंगे हम, लेटराइट इज द मेन सॉइल, यानी कि जो लेटेराइट सॉइल है वो कहाँ पे मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग मालाबार कोस्ट के पास जो है वो मिलती है, इसीलिए ए इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द काजीरंगा नेशनल पार्क इन विच स्टेट, यानी कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कौन सी स्टेट में है। तो भाई वो असम में है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द विच ईयर द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड, यानी कि लोधी डायनेस्टी कब फाउंड हुई थी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के लिए मैं आपको एक ट्रिक ही बता देता हूँ। ठीक है, उस ट्रिक को आप याद रख लेना, तो सारी की सारी दिल्ली सल्तनत में जितनी भी डायनेस्टीज आई हैं तो वो आपके याद रह जाएंगी। ठीक है, तो ट्रिक है, कौन सी है, स्लेव मेड दी खिचड़ी, स्लेव मेड दी खिचड़ी एंड टुक अवे, टुक अवे श्रीलंका। ठीक है, तो सबसे पहले आई थी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड जो था वो 1206 टू 1290 तक रहा। उसके बाद सेकंड वन आई खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो 1290 टू 1320 तक रहा। आफ्टर दी खिलजी आए तुगलक, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो 1320 टू 1414 तक रहा। उसके बाद शैय डायनेस्टी, शैय डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो 1414 टू 1451 तक रहा। और फिफ्थ वन जो आए वो लोधी आए। ठीक है, लोधी जो आए थे वो 1526 टू सॉरी 1541 टू 1526 तक आए थे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि लोधी कब आए थे, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपको पता चल गया होगा कि सी राइट आंसर है। ठीक है, तो ये इसकी सीक्वेंस है भाई, स्लेव का मीनिंग स्लेव डायनेस्टी, खिचड़ी का मीनिंग खिलजी डायनेस्टी, टुक का मीनिंग तुगलक डायनेस्टी, श्री का मीनिंग शैय डायनेस्टी, और लंका का मीनिंग इज दी लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये पांच डायनेस्टी जो है भारत में आई थी। सो नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं, डैश इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर अलॉटिंग द सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, यानी कि भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल अलॉट करते हैं तो वो कौन है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 324 जो है वो क्या करता है, इलेक्शन सिंबल, इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको क्या करते हैं, सिंबल प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट वन इज दी विच अमंग द फॉलोइंग नोन एज ए इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल। ठीक है, दे वापस बेंगलुरु ही आएगा, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर कंस्ट्रक्शन द बीबी का मकबरा, यानी कि बीबी का मकबरा किसने बनाया था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब के द्वारा, ठीक है, महाराष्ट्र में बनाया गया था। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो डी आएगा। उसके बाद
लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द फ्रेश वाटर इज फाउंड इन, यानी कि जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है वो कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट जो वाटर है भाई वो ग्लेशियर में मिलेगा। ए इज द राइट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द पंचायती राज। ठीक है, हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है पंचायती राज के लिए, तो वो है जिला परिषद। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द दीज मोनूमेंट वर बिल्ट बाय द अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि इनमें से कौन सा मोनूमेंट्स है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। तो आपके ऑप्शन है टॉम ऑफ द सलीम चिश्ती, अलाई दरवाजा, ठीक है, टॉम ऑफ निजामुद्दीन औलिया, शफरदंग टॉम। तो इसमें जो है अलाई दरवाजा आएगा। बी इज द राइट आंसर, जो कि नियर कुतुब मीनार में बनाया गया था, जो कि गेट वे ऑफ द कुतुब मीनार है, इसीलिए बी इज द राइट आंसर। उसके बाद अकबर डिफीटेड दी हेमू, यानी कि जो अकबर था उसने हेमू को कब डिफीट किया था। ठीक है, तो भाई अकबर ने हेमू को डिफीट किया था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1556 में हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए बी इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो थी वो 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुई थी। बट यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर है। बाकी भी भाई पढ़ लिया करो, ध्यान से सुन लिया करो जो चीज़ें मैं बताता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि इन फ्यूचर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ साथ हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए जो भी मैं कंसेप्ट समझाता हूँ ना, ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी उसको आगे करके या फिर 1.5 पे लगा के बोलो कि सर तो चलो ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है, आगे निकाल देते हैं, हम सीधा आंसर देखते जाते हैं। तो सिर्फ आंसर देखना ही आपका पर्पस नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट वन इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज द अपॉइंटेड बाय। ठीक है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है उनको कौन अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद वेयर वाज वेयर कैन यू फाउंड दी कुंजिकल वाटरफॉल, यानी कि कुंजिकल जो वाटरफॉल है वो कौन सी स्टेट में है, तो भाई वो कर्नाटका में है, कावेरी रिवर के ऊपर। ठीक है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। उसके बाद लद्दाख इज द डैश लाइन इन द ग्रेटर हिमालय। ठीक है, लद्दाख को क्या बोला जाता है, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, इसीलिए ए इज द राइट आंसर। उसके बाद डैश इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉरेस्ट इन एन एरिया वेयर देयर वाज नो प्रीवियस ट्री कवर, तो इसका क्या कारण है, तो इसका भाई कारण है अफॉरेस्टेशन। सी इज द राइट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द जज, यानी कि कौन सी हाई कोर्ट है जहाँ पे सबसे ज्यादा जजेस हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है भाई। सो सी इज द राइट आंसर। उसके बाद इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू द हाउ मैनी जनपदास ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम पीरियड, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो भारत था वो कितने जनपदास में बटा हुआ था, तो टोटल बाई 16 जनपद थे, जिनमें से कि सबसे जो शक्तिशाली होकर उभरा वो था मगध जनपद। ठीक है, सो सी बी इज द राइट आंसर। उसके बाद विच अमंग फॉलोइंग इज द एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि इसमें से कौन सी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, तो भाई पेट्रोकेमिकल भी नहीं है, सीमेंट भी नहीं हो सकती, शिप बिल्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं, तो रबड़ है भाई। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि रबड़ जो है वो हमारे कहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। ठीक है, और थाईलैंड में सबसे ज़्यादा जो है रबड़ का क्या होता है, प्रोडक्शन किया जाता है। सी इज द राइट आंसर। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी कि जो मुस्लिम लीग थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, दो लोग थे, एक तो थे नवाब सलीउल मुल्ला एंड नवाब ऑफ आगा खान। ठीक है, तो यहाँ पे नवाब सलीउल मुल्ला तो है ही नहीं। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग को जो है इस्टेब्लिश किया गया था, जिसकी मुख्य डिमांड ये थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाना चाहिए। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई एक कॉन्सिक्वेंसी है, वहाँ पे मुस्लिम एक कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। ठीक है, उसको सभी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही क्या करेंगे, वोट दे सकते हैं, बाकी कम्युनिटी के लोग नहीं। इसको बोला जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली डिमांड थी, ये आगे एक मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आता है जिसको कि इंडियन काउंसिल एक्ट
1909 है उसमें जो है फुलफिल कर दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वन हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ इज टर्म सियाल। ठीक है, तो ये जो टर्म है वो भाई क्रस्ट के लिए यूज होती है। सियाल को अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, तोड़ मरोड़ करें, तो इसका मीनिंग होता है सिलिका, और एल का मीनिंग होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इनको मिलकर जो है वो क्रस्ट बनती है, इसीलिए ए इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द विच अमंग द फॉलोइंग फाइनल अथॉरिटी इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना और उसकी व्याख्या करना कौन सा जो है फाइनल अथॉरिटी है। तो फाइनल है भाई सॉरी सुप्रीम कोर्ट, बी इज दी राइट आंसर आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरप्रेट करती है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करना भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, जो कि केशवानंद भारती केस में बोला गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास उसकी पावर है। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने काफ़ी बार बोला है कि भाई हमें बता दीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि आना कभी हवेली पे, फिर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे विच अमंग दी फॉलोइंग इज दी हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हाईएस्ट डैम कौन सा है। ठीक है, आई थिंक ये हमने कल ही क्लास में डिस्कशन किया था। तो हाईएस्ट जो डैम है भाई वो टीरी डैम है। ठीक है, तो अब आपके लिए क्वेश्चन आना इस पर जरूर बनता है। ठीक है, तो आप बताइएगा कि जो टीरी डैम है वो कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। ठीक है, तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट में बताना। ठीक है, तो भाई मैं बहुत खुश होता हूँ जब आप लोग कमेंट करते हो। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो है मेरा आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपका अगर किसी का आंसर गलत भी होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो कल एक मुझे कमेंट आया था, तो उस कमेंट का भी मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ने पूछा था कि सर भारत की जो सीक्रेट एजेंसी है वो कौन सी है। ठीक है, तो भाई सीक्रेट एजेंसी जो है वो आईबी है, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी जेलम, चेनाब और रावी आर दी ट्रिब्यूटरी ऑफ दी विच रिवर। ठीक है, यानी कि जो जेलम है, चेनाब है, रावी है, ठीक है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सतलज की ट्रिब्यूटरी है। डी इज दी राइट आंसर। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग बॉडी इज मेक द प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पंचायत एंड म्यूनिसिपल एरियाज। ठीक है, यानी कि कौन प्लान बनाता है, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है वो बनाती है, इसीलिए सी इज द राइट आंसर। उसके बाद विच काइंड ऑफ द फॉरेस्ट कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट ट्री। ठीक है, तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, यानी कि जो भक्ति मूवमेंट था वो किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो अल्बर्ट सेंट के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। उसके बाद हु कैन एक्सटेंड द यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि जो हाई कोर्ट का यूरिडिक्शन है वो कौन एक्सटेंड कर सकता है। तो भाई पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो हाई कोर्ट के जो यूरिडिक्शंस हैं उनको एक्सटेंड कर सकती है, इसीलिए ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम, क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो हमारा पर्यावरण क्लाइमेट चेंज जो है वो चेंज हो रहा है वो काहे के कारण हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस, डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, पॉपुलेशन पोल्यूशन सॉरी। ठीक है, तो भाई सारे के सारे ही आएंगे, इसीलिए डी इज द राइट आंसर। उसके बाद तुगलका फोर्ट वाज बिल्ट बाय, यानी कि जो तुगलकाबाद फोर्ट है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। सी इज दी राइट आंसर। गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, इसीलिए सी इज दी राइट आंसर। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो रूल किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, बट यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है वो सी आएगा। और बहलोल लोधी जो थे वो लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे। नेक्स्ट वन इज दी जंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, यानी कि जो जंग बंगाल मूवमेंट था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो हेनरी विवान ड्रेजियो के द्वारा किया गया था। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज दी फाइंड द इनकरेक्ट मैच। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 बताया गया है कि कौन कहाँ से लीडर था। ठीक है, दिल्ली से जनरल भगत खां, जो कि किसके कमांडर थे, बहादुर शाह जफर के थे। उसके बाद कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये भी सही है। ठीक है, तो बरेली से कौन से, बोल कुंवर सिंह जो है वो बिहार से थे। ठीक है, तो इसीलिए डी इज दी राइट आंसर। खान बहादुर खान थे बरेली से।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन फ्यूचर अगर फिर भी आए। ठीक है। कुबर सिंह बिहार से थे। और नेक्स्ट वन इज दी हु वाज दी वायसराय ड्यूरिंग द मैसेकर ऑफ द जलियांवाला मैसेकर। ठीक है, हु वाज दी वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दी जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो उस टाइम पे वायसराय कौन था। ठीक है, तो उस टाइम पे भाई जो वायसराय था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय लॉर्ड कर्जन थे और लॉर्ड मिंटो ने जो है मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, इसीलिए डी इज दी राइट आंसर। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया वाज दी सेंट सूफी सेंट ऑफ दी, यानी कि कौन से सेक्ट से थे, तो वो चिश्ती से थे। ठीक है, ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो आज के सेशन में यहीं पर सेशन समाप्त करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़। 1 अक्टूबर से हमारा जो बैच है वो शुरू हो रहा है, सैनिक स्कूल के लिए, आरएमएस के लिए, आरएमसी के लिए, यूपी सैनिक स्कूल के लिए। ठीक है, तो आप अगर कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, डेली 3 घंटे की क्लास रहेगी, स्टडी मटेरियल, वीकली मॉक टेस्ट रहेंगे, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, स्पेशल डाउट सेशन रहेंगे, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड में रहेंगे। ऑफलाइन लेने चाहते हो तो ऑफिस में विजिट कर सकते हो, ऑनलाइन लेना चाहते हो तो इन नंबरों पर हमारे से संपर्क कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।